नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले आज की मोटिवेशन की 2 लाइनें देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। देखिए क्या मोटिवेशन है भैया आज का। देखिए, वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं होता। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं होता और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। इन 2 लाइनों से क्या सीख मिलती है? देखिए, जो वक्त होता है, वक्त का नहीं पता कब बदल जाए, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए। तो देखिए, जब अच्छा वक्त साथ में होता है तो सभी साथ देंगे, जब अपने पास में बुरा वक्त होता ना तो कोई साथ नहीं देता। इससे हमें सीख ये मिलती है कि जो वक्त है, वक्त से अच्छा इंसान को कोई नहीं सिखा सकता। दूसरी बात, विपत्ति और अनुभव 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को सीखने के लिए या समझाने के लिए इन दोनों चीज़ों से बेहतर कुछ नहीं होता। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या मतलब? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहलाती है। तो इन 2 लाइनों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि वक्त से अच्छा कोई गुरु नहीं होता और विपत्ति और अनुभव जो हमें समझा सकते हैं, ऐसा वो इतना अच्छा कोई विद्यालय भी नहीं समझा सकता। तो दोस्तों, इन 2 लाइनों के साथ में शुरुआत करेंगे अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएंगे। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? पहला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार दिया गया जो आपकी स्क्रीन पर दिया। दूसरा क्वेश्चन, किस लिए दिया गया, ये भी तो पूछ सकता है। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ने एक अवार्ड दिया, वो किस लिए दिया, तो कारण तो पूछ सकता। तो हम सभी कारण यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे। अब बात करेंगे आरबीआई को ब्रिटेन के जो सेंट्रल बैंकिंग है उसने अवार्ड दिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया। अब यहाँ पर शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध किससे होता है? इनमें बदलाव से होता है और डिजिटल का मतलब तकनीक से। तकनीकी बदलाव के लिए बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी बदलाव के लिए ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने। अब क्या पहल करी आरबीआई? तो आरबीआई ने 2 पहल चलाई थी। सारथी और प्रवाह। ये 2 पहल थी आरबीआई की और इन्हीं आरबीआई की पहल के तहत में जो पहले कागजी काम होता था, क्या होता था? पहले कागज के थ्रू काम होता था ज्यादातर, वो तो उस आरबीआई ने इन 2 पहल को चला करके उन सभी कागजी काम को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? डिजिटल काम में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले काम कागजों के थ्रू होता था, अब वो काम किसमें होने लगा? डिजिटल रूप से होने लगा। तो इस पहल के तहत आरबीआई ने कागजी कार्य को डिजिटल कार्य से बदल दिया। इसी कारण लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया। सिंपल सी बात है। इसी में से आंसर हुआ तकनीकी बदलाव के लिए, कह सकते हैं तकनीकी बदलाव के लिए, बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी बदलाव के लिए ये वाला अवार्ड दिया गया। सिंपल सी बात हुई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब भाई बात करें थोड़ी सी आरबीआई के बारे में। देखिए, आरबीआई के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह आरबीआई लिख लेंगे। आरबीआई की बात हुई ना, अब आरबीआई से संबंधित कुछ फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ जाएगा आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। दूसरा यहाँ से पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर हुई? ऐसे तो पूछेगा एग्जाम में, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी?
समिति की सिफारिश कौन सी थी? वो थी हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति लिख सकते हैं भाई। एक समिति का गठन किया गया था आरबीआई के गठन के लिए 1926 में, हिल्टन यंग समिति। और इसी हिल्टन यंग समिति ने 1934 में अपनी रिपोर्ट दी और उसी 1934 की रिपोर्ट के तहत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया। जब गठन हुआ तो उस समय आरबीआई की कुल कीमत कितनी थी? 5 करोड़ रुपए की कीमत से आरबीआई का गठन किया गया था। पूछ आ सकते हैं एग्जाम में और प्रकार के क्वेश्चन। आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर, पहले मतलब प्रथम लिख सकते हैं, प्रथम गवर्नर कौन होंगे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर वो कौन थे? वो होंगे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा? आरबीआई से दूसरा पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय गवर्नर। अब आपको यहाँ से नाम नजर आ रहा होगा भाई, ये सर ओसबोर्न स्मिथ तो कहते थे, ये तो एक अंग्रेज थे, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से तो पूछ सकता पहले भारतीय गवर्नर तो कौन होंगे? पहले भारतीय गवर्नर वो थे सर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख महोदय। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकता गवर्नर से ही, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, क्या पूछ सकता? वर्तमान गवर्नर। यदि बात करें वर्तमान गवर्नर की तो वो होंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे। तो यहां से एग्जाम में इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब पूछा गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये इस प्रकार से आएगा कि किस राज्य में है, और दूसरा किस प्रकार से पूछा जा सकता है किस लिए विख्यात है। तो हम यहाँ से सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो बात यह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर लगभग 200 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और 1000 प्रजातियां। इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 200 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और लगभग 1000 प्रकार की पौधों की जो प्रजातियां होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो राइट आंसर हुआ हमारा छत्तीसगढ़। अब देखिए थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीएम एग्जाम पूछ सकता, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ सकता है, और क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पूछ सकते हैं। ये 3 पॉइंट तो आने बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन होने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के सीएम हो जाएंगे। राजधानी हो जाएगी रायपुर और राज्यपाल हो जाएंगे रमन डेका। रमन डेका राज्यपाल हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में किया गया था। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। किस भैया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एक लाइन खींच लेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनेगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर पाषाणकालीन गुफा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस क्षेत्र में पाषाणकालीन गुफाएं पाई जाती हैं। तो देख लेंगे यहाँ पर 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया यहाँ से, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर लगभग 1000 पौधों या पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 1000 से अधिक, 1000 से अधिक पेड़ पौधे की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजाति। 1000 पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, पेड़ पौधों की प्रजातियों की बात हो रही है। जैसे क्या होते हैं, लिपशिट की कई प्रजातियां होंगी, अमरूद की भी कई प्रजातियां होंगी, जितने मतलब पेड़ पौधे होते हैं एक एक पेड़ की कई कई प्रजातियां पाई जाती हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ का सांस्कृतिक जो इतिहास है वो भी काफी महत्वपूर्ण रखता है भारत के इतिहास में। कई प्रकार की यहाँ पर पाषाणकालीन और मौर्यकालीन की गुफाएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एग्जाम में यहाँ से इतने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। विष्णुदेव साय क्या है, यहाँ के सीएम है। राजधानी यहाँ की रायपुर है। राज्यपाल लवंडे का है। तो जो फैक्ट आएगा उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अब देखिए बात है यहाँ पर यूनेस्को की, एक शब्द और क्या है ना, यूनेस्को। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देख लेंगे। यूनेस्को इस तरह से, यूनेस्को से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनेस्को से जाहिर सी बात है सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका अंग है। तो ये यूएन संयुक्त राष्ट्र की एक संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। यूएन के बारे में जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन, उसी का एक अंग है जो सांस्कृतिक विरासत को संभालने का कार्य करता है। सांस्कृतिक विरासत मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही है और जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हाल ही में भारत में होली का त्योहार मनाया गया और इस होली के त्योहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, मतलब विश्व विरासत में शामिल किया गया है होली के त्योहार को। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता, अपना बिहार राज्य है तो पूरे बिहार में एकमात्र स्थान जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मंदिर जो गया में स्थित है, वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बहुत पहले से है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता बिहार से लेकर के, तो आप उसे भी याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना तो वो हुई थी 1945 में। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय लिख लेंगे पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय इसी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो यहाँ से एग्जाम में इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025, ध्यान रखना यहाँ से 2024 पूछ सकता, 2023 पूछ सकता, तो इसका राइट आंसर चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2025 दिया है विश्व उपभोक्ता दिवस, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी क्या होगा इसका आंसर, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। देखिए उपभोक्ता संरक्षण ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता सशक्तिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थायी जीवन शैली। स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन, स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन 2025 की विश्व उपभोक्ता दिवस की एक थीम है। एग्जाम में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि भैया आपने ये तो बता दिया, भैया आपने ये तो बता दिया विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम तो बता दी, लेकिन ये भी तो बताओ कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 मार्च। दूसरा क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेगा। यहाँ पर तो बात है विश्व उपभोक्ता दिवस, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले, तो फिर आंसर इसका चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, हो जाएगा 20 सितंबर। 20 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन कोई सा पूछेगा, आंसर दोनों मिलेंगे, 15 मार्च भी और 20 मार्च भी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 20 सितंबर 20 मार्च भी। उपभोक्ता दिवस किस लिए मनाया था, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के लिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो कराया था वो इसी से संबंधित है और इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था। तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी 3 से 4 सेकंड में कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर 4 दिया है यहाँ पर आपको, विश्व साक्षरता क्या दिया है, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए दिया गया है क्या, या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सुधार में दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए दिया गया है पुरस्कार। तो सारथी पहल का उद्देश्य पूछा गया। अब देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर का हो जाएगा सारथी पहल। एक बार आपको दोबारा इस चीज को रिपीट करा दूंगा, दोबारा इस चीज को रिपीट करा दूंगा, सारथी पहल। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया था ब्रिटेन के केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली ने भारत के आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या दिया है, एक पुरस्कार दिया है। क्या दिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025। देखिए भाई ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली, ब्रिटेन केंद्रीय बैंक प्रणाली, ये ब्रिटेन की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है, इसने दिया आरबीआई को, क्या दिया भैया, आरबीआई मतलब अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को पुरस्कार दिया। क्या पुरस्कार दिया, एक पुरस्कार दिया, उसका नाम क्या था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता, पुरस्कार का नाम था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया। अब आप मुझे बताओ, ये अवार्ड है, पुरस्कार है, इसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं, एक तो डिजिटल, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा अवार्ड। बट डिजिटल से मैं निकालूं, डिजिटल का मतलब क्या होता है, तकनीक। डिजिटल का मतलब होती है जो बिजली से चीजें चलती हैं वो सभी तकनीक के अंतर्गत आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, कहते नहीं कि भैया इस लड़के के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, तो तकनीकी बदलाव हुआ ना, क्या हुआ, तकनीकी बदलाव हुआ। तो आरबीआई ने 2 पहल चलाई थी, क्या चलाई थी भैया, आरबीआई ने 2 पहल चलाई थी। कौन सी, पहली का नाम था, पहली पहल का नाम था सारथी और दूसरी का नाम था प्रवाह। इन 2 पहल को चलाया था आरबीआई ने। अब इन पहल के तहत आरबीआई ने क्या काम करा कि जो हमारा कार्य होता है कागज के रूप में, पेंसिल से बैठ के लिखते हैं कर्मचारी, वो सब डाटा होता था किताब, मतलब ऑफलाइन होता था सभी डाटा। तो आरबीआई ने उस सब डाटा को क्या कर दिया, ऑनलाइन करने का कार्य शुरू कर दिया कि ऑफलाइन डाटा में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है कई बार। तो आरबीआई ने उस सब डाटा को क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। जितना भी बैंकिंग सिस्टम से संबंधित काम था सभी किस क्षेत्र में बदल दिया, ऑफलाइन से चेंज करके ऑनलाइन में बदल दिया। इस कारण आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किया। बदलाव हुआ ना, पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन हुआ। तो याद हो जाएगा, अवार्ड भी और पुरस्कार भी। यहाँ से एग्जाम में इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक बार बात करेंगे दोबारा से आरबीआई को मैं दोबारा से अच्छी तरह से समझा दूं। जब अंग्रेजों का अधिकार था भारत पे, औपनिवेशिक भारत था भारत में, 1926 के समथिंग की बात है। तो यहाँ पर गवर्नर थे 1926 में, शायद लॉर्ड इरविन, 1926 के समथिंग गवर्नर थे भारत में लॉर्ड इरविन, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उससे 2 वर्ष पहले। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया भारत को चलाने के लिए एक ऐसे बैंक की जरूरत हो जो केंद्र रूप में काम करे, केंद्रीय मतलब सभी बैंकों के ऊपर काम करता रहे, सरकार का उसमें हस्तक्षेप ज्यादा ना हो। तो इन्होंने एक समिति गठन करी। क्या करी, एक समिति गठन करी, इस तरीके से एक समिति का गठन करा। इस समिति एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, समिति का गठन करा। उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति का नाम था। कब हुआ समिति का गठन, तो ये हुई थी 1926 में कि भैया आप हमें राय दो, एक बैंक बनाना हमें। 1926 में आरबीआई ने सरकार ने एक समिति गठन करा, हिल्टन यंग समिति। इस हिल्टन यंग समिति ने 1934 में अपनी रिपोर्ट दे दी कि भैया बैंक तो बनाओ लेकिन इस तरह से बनाना। इस रिपोर्ट के आने के बाद में 1935 में स्थापना हो जाती है आरबीआई। क्या हुई 1935 में स्थापना हो जाती है आरबीआई की। अब एग्जाम में फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से,
भैया किस समिति के आधार पर हुई? हिल्टन यंग समिति के आधार पर हुई। हिल्टन यंग समिति 1926 में गठन हुआ और रिपोर्ट कब आई इसकी? 1934 में। बैंक का गठन हुआ 1935 में। जब बैंक का गठन हुआ तो इस समय इसकी पूंजी मतलब कितने रुपए थे? तो कुल 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए के साथ में आरबीआई का गठन किया गया था। अब जो है सिंपल कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे आएंगे? वो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 3 पॉइंट बता रहा हूँ, आरबीआई से संबंधित यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं भाई। तो कौन होंगे भैया? आरबीआई के प्रथम गवर्नर वो होंगे सर ओसबोर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। अभी ओसबोर्न स्मिथ जब गठन हुआ 1935 में, आप देखना यहाँ पर तो अंग्रेजों का अधिपत्य था हमारे पर, तो अपने लोगों को तो बैठाएंगे ना, तो उन्होंने एक अंग्रेज को गवर्नर बनाया। उसके बाद में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के तुरंत बाद भारतीयों ने अपनी बैंकिंग प्रणाली अपने हाथ में ली, तो इन्होंने गवर्नर बनाया सर सी डी देशमुख। नाम सुना होगा एग्जाम में, सर सी डी देशमुख। ये हुए हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर। तीसरा पूछा जाएगा वर्तमान गवर्नर। यदि वर्तमान की बात करें तो वो होंगे संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर होने वाले हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। 11 सितंबर 2024 को गवर्नर बने थे। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन तो आरबीआई से बन सकते हैं। अब चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मृदुमल के मेनिहर खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देखिए फिर शब्द आया ना यूनेस्को। मैंने यूनेस्को के बारे में तो तुम्हें पहले बता दिया, तो अब तो दोबारा नहीं बता दूंगा। यूनेस्को के बारे में तो मैंने नहीं बता दिया। मृदुमल के मेनिहर खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह अवस्थित है, किस लिए अवस्थित है? ये कहां पर अवस्थित है? पहला क्वेश्चन तो जो आपको बोर्ड पर लिखा इस प्रकार से मिलेगा। दूसरा, इनका महत्व क्या है? इनका क्या महत्व है? तीसरा क्वेश्चन, कब से स्थापित है? तो देख लेंगे भैया इन सभी को एक बार। तो ये कहां पर है? ये है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। इसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले तेलंगाना के बारे में देख लेंगे। पूछा जाएगा तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम तो हो जाएंगे जीवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हो जाएंगे। पूछा जाएगा तेलंगाना की राज्यपाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। तो अपनी स्टैटिक भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे साथ के साथ। राज्यपाल कौन होंगे? जिष्णुदेव। राज्यपाल होंगे जिष्णुदेव। तीसरा क्वेश्चन, तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना की यदि राजधानी की बात करेंगे वो होगी हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा हैदराबाद से संबंधित, हैदराबाद राज्य का गठन कब हुआ था? तो हैदराबाद राज्य से भी क्वेश्चन बन सकता, तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। किस राज्य से काटकर बनाया गया? आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता क्या है? मेनिहर, मृदुमल और मेनिहर के खड़े पत्थरों को किस लिए शामिल किया गया? तो भैया इतने ऊंचे खड़े हुए पत्थर है, इनका महत्व है जो ज्योग्राफी भूगोल उसको समझने के लिए किया जाता है, ग्रहों की दिशा वगैरह को। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना। दूसरा क्वेश्चन कब से स्थापित है? तो ये पाषाणकालीन पत्थर है। कब से? पाषाणकालीन पत्थर है, ये तेलंगाना में पाए जाते हैं। इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस कंपनी को पुनर्बीमा संचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका लिख लेंगे भैया वैल्यूएटिव इंश्योरेंस लिमिटेड। के साथ में समझौता किया है एक बीमा कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2025 में रक्षा क्षेत्र में आज की क्लास का यदि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई है तो क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु
भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार, और देखिए सब दिया है रडार, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा अश्विनी के साथ क्या किया भैया, IRD के साथ, कंपनी के साथ किया है। किस कंपनी ने इसका निर्माण किया, एक प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी को एक बार देख लेंगे। तो किसने किया, वो क्या है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने करार किया है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब देखिए बात है यहाँ पर रडार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या होता है, सपोज करो ये हमारा क्या लगा, टावर वगैरह लगे हुए, ये रडार सिस्टम लगा हुआ, यहाँ पर जा रहा कोई विमान, क्या जा रहा है भाई, यहाँ पर कोई विमान जा रहा है इस तरह से। तो रडार क्या करती है, यदि अपना क्षेत्र भारत है, पाकिस्तान से कोई विमान अपने क्षेत्र में अंतर्गत एंट्री कर गया, तो इस रडार के माध्यम से इसकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है, कितनी दूरी पर है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं घुसा। तो ये क्या होता है, रडार सिस्टम होता है, जिसके बारे में तुम्हें भी बताया। दूसरा क्वेश्चन, LTR के साथ कंपनी, मतलब किस कंपनी ने इसका निर्माण किया, वो क्या, बेल ने, बेल, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदी में कहते हैं भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कहेंगे इसको भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भैया। दूसरा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 को देख लेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई। दूसरी भारत डायनोटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई। यदि बात करें हेल की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, DDL की स्थापना कब हुई, 1970 में DDL की स्थापना की गई थी, भारत डायनोमेटिक्स लिमिटेड, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, आपने एक बार देख लेना। तीसरा क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी, यदि बात करेंगे इसरो की स्थापना, तो वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है। तो किसके लिए की गई है, युवा लेखकों के लिए। जो युवा लेखक होते हैं उनके थॉट्स का विकास करने, उनका विकास करने के लिए, सोच का विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो लिख लेंगे इसको युवा लेखकों के लिए। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, प्रधानमंत्री PM योजना युवा की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रारंभिक रूप से शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2016 में। लिखेंगे PM युवा योजना, PM युवा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 से पहला चरण 2020 तक चला, दूसरा चरण 2020-21 तक चला। पहला चरण 16 से लेकर 20-21, दूसरा चरण चला 20-21 से लेकर 24-25 तक। जो तीसरा चरण चला अब चलेगा 24-25 से कब तक चलेगा, 29-30 तक। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने, हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कितने विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है। विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितनी मुद्रा का अर्जन किया है। प्रक्षेपण मतलब जो बहुत से देश छोटे छोटे ऐसे भी हैं, उन्होंने अपना वो तो बना लिया, सैटेलाइट तो बना लिया, लेकिन लॉन्च पैड उनके पास नहीं है। अब अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे स्थापित करेंगे, तो वो भारत से साथ में मदद करते, चाइना के साथ जाएंगे, किसी न किसी देश के साथ जाएंगे। उन्होंने भारत से गुहार लगाई कि भाई आप हमारी सैटेलाइट को अपने लॉन्च पैड से, अपने रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दीजिए। तो भारत तो उसका फ्री में तो करेगा नहीं, भारत क्या कमाएगा उनसे, भारत उनसे पैसा लेगा। तो उसी पैसे के बारे में पूछा गया, कितने लिए भैया, $143 मिलियन, 143 मिलियन डॉलर लिए गए हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी भैया उपग्रह मैंने बताया ना, 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक जैसे चंद्रमा, दूसरा कृत्रिम जैसे हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं पृथ्वी के कक्षा में, बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। जो प्राकृतिक होंगे वो प्राकृतिक होते हैं जैसे चंद्रमा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसरो के बारे में तुम बता दिया,
इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या जाएगी? इंडियन, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से लिखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक इस प्रकार बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के इसकी स्थापना की गई थी। स्पेस से संबंधित जितना भी काम होगा उसको इसरो करेगा। और कई बार आपने देखा होगा इसरो और डीआरडीओ दो संस्थाएं ऐसी हैं जो मिसाइल वगैरह का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जो डीआरडीओ है उसकी स्थापना 1958 में की गई थी। वो मिसाइल वगैरह का निर्माण करता है, टैंक का निर्माण करता है, रक्षा से संबंधित जितने भी उत्पाद होंगे उनका निर्माण करता है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी 1958 में, नेहरू के कार्यकाल में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ हमारा 143। वो कब हो जाएगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से ई गवर्नेंस, व्हाट्सएप ई गवर्नेंस अपना चैनल शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गया था, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। आप मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो यदि मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश तो तुमने बता दिया, ये बताओ मन मित्र क्या होता है? मैंने कहा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बार आंध्र प्रदेश के बारे में तो देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन होंगे? वो होंगे चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। चुप कर देना कोई सा, चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ से? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वो होंगे सैयद अब्दुल नजीर, सैयद अब्दुल नजीर, सैयद अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का। तीसरा आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए मन मित्र जो है ये एक योजना चलाई गई है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को कहाँ भेज सकते हैं? सरकार के पास में भेज सकते हैं। सरकार उन विचारों को सुन करके उनका समाधान करेगी। कोई योजना यदि गवर्नमेंट चलाती है तो वो योजना उस योजना के बारे में कहाँ पर बता दिया जाएगा? चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार के साथ मिलकर खनिजों के लिए भारत की पहल अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? तो किसके साथ शुरू की भैया? वो की है गोवा के साथ। किसके साथ में? गोवा के साथ में। देखिए जो हमारे मंत्री हैं खनिज मंत्री किशन रेड्डी जी, उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ में मिलकर के इस योजना की शुरुआत की है। बात करें गोवा के बारे में, गोवा के सीएम कौन होंगे? वो होंगे प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी क्या होगी? वो होगी पणजी। गोवा की राजधानी होगी पणजी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात ये देखिए खनिजों के बारे में नीलामी से संबंधित मतलब जो अन्वेषण होते हैं, जैसे हमारा हीरा, तांबा, लोहा, कोयला, इन सभी की लाइसेंस दे दिया जाएगा और लाइसेंस की क्या की जाएगी? नीलामी शुरू की जाएगी। क्या की जाएगी? लाइसेंस की नीलामी शुरू की जाएगी। एग्जाम पूछ सकता है खनिज मंत्री कौन है? खनिज मंत्री है हमारे किशन रेड्डी जी। कौन है खनिज मंत्री? किशन रेड्डी। सूरज कितना टाइम हुआ भाई? हाँ क्लास शुरू हो गई 33 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेम्मा 3 लॉन्च किया है? किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। पहला ओरेकल, दूसरा पीटीसी, तीसरा कौन सा दिया गया? तीसरा दिया इंटेल, चौथा गूगल। तो किसने किया? गूगल ने किया। अब ये जो मॉडल दिया है ना कॉम्पैक्ट एआई मॉडल, ये लगभग 35 भाषाओं में जानकारी दे सकता है। 35 भाषा में जानकारी दे सकता है। आप इसके पास में चित्र को स्कैन करके भेज देंगे, उसका आंसर दे देगा। कोई साइन भेज दोगे, उसका आंसर दे देगा, चिन्ह का आंसर दे देगा। लेकिन देगा सबको किस रूप में? देगा सबको रिटर्न के रूप में ही। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए थोड़ा गूगल के बारे में देख लेंगे भैया।
तो गूगल की जो शुरुआत थी वो 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा था, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? दुनिया का पहला मोजी नाम का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो किसने किया? चार ऑप्शन, जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा या फिर भारत। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसने किया? वो क्या भैया? चाइना ने। किसने किया भाई? चाइना ने किया। अभी जो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कंप्यूटर है, इसके माध्यम से चाइना अपने डाटा को सुरक्षित करेगा। इसको हैक करना असंभव है। क्या भैया? इस कंप्यूटर को हैक करना असंभव सा है। बात करें चाइना के बारे में, चाइना के राष्ट्रपति, चाइना की मुद्रा और चाइना की राजधानी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते भाई, यहाँ से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हो जाएंगे। मुद्रा हो जाएगी रेनमिनबी, राजधानी क्या हो जाएगी? चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। यहाँ से क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेनदेन के साथ डिजिटल भुगतान को लेनदेन में वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितनी की गई? 18,000 करोड़ रुपए की। डिजिटल भुगतान मतलब पेटीएम से, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से जो डिजिटल लेनदेन हुआ है वो 18,000 करोड़ रुपए का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, लोरियस वर्ल्ड एग्जाम का अवार्ड का नाम पूछा, लोरियस वर्ल्ड कमबैक अवार्ड 2025 ईयर दिया गया है? तो किसको दिया गया भाई? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या दिया गया भाई? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बात करेंगे राइट आंसर के बारे में, ऋषभ पंत, विराट कोहली, एम एस धोनी या फिर मोहम्मद शमी। तो यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऋषभ पंत को दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दिया कमबैक मतलब दोबारा शुरू करना। कमबैक का मतलब दोबारा शुरू करना ही तो होता है। अब उन्होंने दोबारा क्यों शुरू करा? क्योंकि इनका 2022 में कार एक्सीडेंट हुआ था। 2022 में कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में ये मान लिया गया था कि आज के बाद में ऋषभ पंत क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ में दोबारा क्रिकेट के क्षेत्र में आए, अपने स्वास्थ्य को सही किया और कमबैक अच्छी तरह से कर दिया। तो इसी कारण इनको ये लोरियस वर्ल्ड कमबैक अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।